Yes, sir. तो तुमने तेजिंदर केटीसी कर लिया एज यू टोल्ड मी। Yes, वो sir. अभी हाँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह क्लियर है तुम्हें? हाँ जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह क्लियर हाँ है? जी, कर लिया। कैन यू टेल मी कि डायटोमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? सर डायटोमिक के लिए 5। ऑलवेज 5 या कोई और केस भी होते हैं? सर डायटोमिक के लिए तो 5 होते हैं, ट्रायटोमिक के लिए 2 केस बन जाते हैं, एक लीनियर होता है एंड एक जो लीनियर नहीं होता। अच्छा, तूने फिर पूरी नहीं लगाई अभी? हाँ जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के दो वे हैं। फिर तुमने इसका मतलब कुछ स्किप कर दिया थोड़ा सा। एक सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एनर्जी बेस पे जो टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 7-8 होंगे। दो वे से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन होती है। एक उस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और एक और एक एनर्जी एनर्जी। वाला। हाँ, तो एनर्जी वाला तुमने पूरा सुना नहीं सुना? एनर्जी वाले में कि वो टोटल कितने तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है हाँ। डायरेक्ट वे में। यस। ओके। कौन कौन से वे थे वो?
सर ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। हाँ, तो फिर डायटोमिक के की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, ये ध्यान है नहीं? सर वो ट्रांसलेशनल एनर्जी कर सकती है, हम्म। वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वो तीनों कर सकती है। हाँ, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कौन कौन से केस बनते हैं उसके? हम्म। हाँ, कॉपी देख रहा है? नहीं नहीं सर। तो कोई बात नहीं, कॉपी देखने में हर्ज नहीं है, वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसमें तुमने फिर मिस किया ना, उसमें लेक्चर में बोला हुआ मैंने कि अगर लो टेम्परेचर हो ना तो सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी रहती है उसके पास, डायटोमिक के पास, तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। हाँ जी। अगर रूम टेम्परेचर है तो ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी। ओके सर। और अगर वेरी हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ओके सर, मतलब तो जैसे जैसे वाइब्रेशन, temperature बढ़ता है, एक नई नई एनर्जी आ जाती है। हाँ, तीनों मतलब लो पे सिर्फ ट्रांसलेशनल सेट होती है, हम्म, तो लो पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रूम टेम्परेचर पे 5 हो जाती है, और वेरी हाई पे 7, ठीक है। हाँ जी। तो मैं आज छोटा सा एक पर कॉरेस्पॉन्डिंग एसएल से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो अभी? सर सर खोलिए, थर्मोडायनामिक्स एसएल से ली है मैंने। अच्छा, केटीजी की कोई प्रैक्टिस नहीं करी? केटीजी का मैंने आप ही के लेक्चर्स देखे थे, सिर्फ केटीजी में। थर्मोडायनामिक्स में मैंने एसएल अरोड़ा लिया है, मतलब एसएल अरोड़ा से पढ़ रहा हूँ। केटीजी के मैंने वो शेयर किया हुआ ना आपसे नोट्स में। हाँ जी। हम्म। चलो ठीक है। और थर्मो में बताओ कहाँ तक हो तुम पहुंचे? सर थर्मो में मैंने जो स्टार्टिंग की है उसमें बेसिकली मैंने एसएल से ही स्टार्ट किया था। आपने जो हमें लास्ट क्लास में नहीं कुछ कुछ कराना स्टार्ट किया था, हाँ हाँ हाँ। एंड फिर जो कुछ आपने हमें लिखवाया था, बेसिकली मैंने भी वही वाला मेन पोर्शन किया है उसका। अच्छा, उससे आगे नहीं गए? Starting वगैरह का वो इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने ज्यादा अच्छे से किया है अभी तक। अच्छा, सर और वो आगे लेक्चर? के हाँ, बोलो बोलो। लेक्चर्स अभी देखने चाहिए उसके थर्मोडायनेमिक्स के, या पहले अच्छे से इंट्रोडक्शन करके उसके बाद में देखें इनके लेक्चर्स? नहीं नहीं, उसमें मैं उसमें शायद एक मिनट होल्ड करो तुम मेरा, तुम बुक सामने रखो, तो मैं तुम्हें 2 मिनट में लेक्चर देखकर रिस्पॉन्ड करता हूँ, कि फिर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, और है। ओके सर। हाँ हाँ, अभी तुम बुक्स पे 2-4 मिनट बुक पे लगाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो तेजिंदर, मैं तुम्हें ना इंट्रोडक्ट बाकी लेक्चर्स हैं उसके, वो देखने से पहले मैं तुम्हें अभी थोड़ी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ठीक है। ओके सर, तो वो वाले लॉज वगैरह लेक्चर्स में बाद में देखो इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ, ये जो मैं आज करवाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, फिर थर्मो का लेक्चर फर्स्ट राउंड में देखना शुरू कर दोगे आप। ओके सर।
मुझे लास्ट लेक्चर में बताना यार, हमने क्या किया था, वर्क डन वगैरह, एरिया अंडर द ग्राफ वगैरह करवा दिया था मैंने आपको, एरिया अंडर पीवी ग्राफ वगैरह वगैरह। सर बेसिकली जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था तब आपने एसेलेरोडा की पीडीएफ खोली थी, हम्म। तो हम लोगों ने इंडिकेटर डायग्राम वगैरह कर लिया था, तो ये वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस तक कर लिया था। कर लिया था ना मतलब वो एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप, हाँ जी, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। हाँ जी, ये वाला कर लिया। ये वाला कर लिया था, गुड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट था आज। ओके फाइन। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में है तुम्हारे बेटा? रिलैक्स, कोई बात नहीं, तुम इसमें प्रेशर ना लिया करो, मैं जस्ट सर इंटरनल एनर्जी का नहीं। ओके, केटीजी का तुम्हारा, फिर मैं, आप टेस्ट मानो एक, मैं ना आज थोड़ा टाइम लगा के ट्यूसडे को मैं टेस्ट दे रहा हूँ केटीजी का, ठीक है? ओके सर, हम्म। तो 8 लेक्चर्स है ना टोटल केटीजी के? हम्म। ओके सर। चलो मैं पहले इंटरनल एनर्जी पे थोड़ी सी, एंड व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक हीट्स वगैरह, ठीक है ठीक है, अब मुझे ध्यान आ गया क्या करना है। लेट मी डू फॉर यू, मैं करता हूँ व्हाइट बोर्ड शेयर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट, गो अहेड। सेवन, तो पहले हम थोड़ा सा प्राइमर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी साथ साथ में लिखो, ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है? इसमें चलो मैं यहाँ से भी और प्राइमर पीछे चला जाता हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की छोटी सी रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी, जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे। हमें याद है कि, तो मैं इंटरनल एनर्जी को भी होल्ड मारता हुआ मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, और उसकी वेलोसिटी हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आरएमएस वाले डील करते हैं। तो ये मैंने बड़े प्यार से बताया हुआ है यहाँ पे कि छोटा m जो मैंने रखा हुआ है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो अगर हम, और इस गैस का टेम्परेचर T है मान लो ओवरऑल, तो तब मैंने करवाया होगा ट्रांसलेशनल। और तेजिंदर, अगर पिछली क्लास में इसको रिवाइज कराया हो तो बता देना मुझे, ठीक है? और तुम्हें याद आ जाएगा, अगर नहीं करवाया हो तो सुनते जाना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये कोई भी बच्चा बता देगा, लेकिन मॉलिक्यूल की, मोल की नहीं, एक छोटू सा मॉलिक्यूल, हाफ एम वी आर एम स्क्वायर। और वी आर एम एस की फॉर्मूला अगर आपको याद है, बड़ी अच्छी बात है, वरना ना लिखो, 3 RT/m या 3 kT/m। ये मोलर मास है, ये गैस कांस्टेंट है, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हम इसे यूज कर रहे हैं वहां पे। तो अगेन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी,
ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो तेजिंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे भी सुनेंगे कॉन्सेप्ट वाइज बेसिकली। तो यहाँ आ गया 3kT/m और ये फॉर्मूला भी याद ही होना चाहिए हमें, इंडिपेंडेंट याद होना चाहिए। मॉलिक्यूल 3/2kT। एवरेज वर्ड में बोलना बार बार नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इट इज एवरेज। अब ऑब्वियसली हमें मॉलिक्यूल अकेले थोड़ा नजर आते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब वो छोटा सा मॉलिक्यूल जिसको हम देख भी नहीं पाते, उसकी काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा हमने गैस के ओवरऑल टेम्परेचर से पता कर लेते हैं। और टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। क्यों? टेम्परेचर हम ढूंढ सकते हैं थर्मोमीटर से, तो एक ये फार्मूला याद करना है। जैसे तो मैंने उसमें और भी बोला हुआ है काइनेटिक इंटरफेरेंस टेम्परेचर, लेकिन आज हमारा ध्यान है मेनली इंटरनल एनर्जी पे, वहां तक पहुंचना है। अच्छा, तो तेजिंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना। अगर इसमें 1 मोल ऑफ गैस है, मोल्स, तो Na अगर एवोगाड्रो नंबर है। अच्छा नहीं, यहाँ पे मुझे वापस आना पड़ेगा। तो जो याद है तूने बताना जरूर है, लॉ ऑफ, माइक्रोफोन ऑन ही है ना मेरा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तेजिंदर किया तुमने या नहीं किया अभी तक? सर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल एनर्जी होती है, वेरी इक्वल गुड। काइनेटिक। और कितनी होती है? सर सिर्फ एफ बाई हाफ टू केटी केटी, ना, सॉरी हाफ केटी, हाफ केटी है ना? हाफ केटी। हाँ जी, मतलब दिस इज एनर्जी विद ईच डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ। फ्रीडम। तो अब इसे याद, अच्छा अब गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है? इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड, एवोगाड्रो बाई 2 केटी, हाँ, एवोगाड्रो अपॉन 2 केटी। नहीं नहीं, अब बात हो रही है उसकी, अभी एक मॉलिक्यूल की बात ही हो रही है। ये जो बात हो रही है, देख ये बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। उसकी मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है ना? लेकिन हाँ, मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है? डिपेंडिंग अपॉन नेचर, लेट एफ बी द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी कि जो हमें पता है कि मोनो के लिए यही एफ कितना होता था? 3। 3। डाया के लिए एफ कितना पॉसिबल है? 3 भी पॉसिबल है, अभी बात हुई थी हमारी, 5 भी पॉसिबल और 7 भी पॉसिबल है। इसी तरह ट्राया के लिए भी कुछ हो सकती है ना? नॉन लीनियर, लीनियर, नॉन लीनियर के लिए 7, लीनियर के लिए 6, सॉरी, लीनियर के लिए 7 एंड नॉन लीनियर के लिए दिस। व्हाट इज द पॉइंट? दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? तो पूरे हाँ, मॉलिक्यूल के साथ अगर ये मॉलिक्यूल है जिसके साथ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगी हुई है ना? वो कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने एफ बोला हुआ है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वन, एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल बोलते हैं, वन बोलने से तो लेट मी डू दिस, थोड़ा सुंदर हो जाता है। एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितनी होगी? दैट विल बी, एफ बाई 2 केटी। हाँ ठीक है, अब क्लियर है कंसेप्ट? हाँ जी, अब ये भूलना नहीं चाहिए, हाँ। अच्छा अब ध्यान दे, इसमें ना सब कुछ आ गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो वाइब्रेट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, सब सारी एनर्जी आ गई। इसीलिए एक एक पॉइंट नोट कर कि मैंने यहाँ से ट्रांसलेशन वर्ड हटा दिया। इसके साथ क्या 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 वर्ड जोड़ रहा था? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ना ना, अभी तक यहाँ यहाँ क्या 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 लिख लिया था? ट्रांसलेशनल। हाँ, ट्रांसलेशनल जो निकाली थी हमने, ये भी ट्रांसलेशनल थी, ठीक है। ट्रांसलेशनल कितनी आई थी? 3/2, हाँ जी, 3/2 केटी। केटी। अब जो एनर्जी लिखी है ये ट्रांसलेशन नहीं है अकेली, इसमें सारी आ गई, क्योंकि हमने ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें ले ली है। गॉट दिस पॉइंट?
यस सर। मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। मान लो हमारे पास मोनोटॉमिक है अकेला। मोनो की तो होती सिर्फ क्या है? ट्रांसलेशन। मोनो का रोटेशन डिफाइंड नहीं होगा, तो उसके लिए एफ कितना होगा? 3। तो मोनो की टोटल एनर्जी ही ट्रांसलेशन के रूप में होगी, और वो होगी कितनी? 3/2 3/2 KT। kT। अब डाया की बात करते हैं। डाया की 3 बातें करनी पड़ेंगी हमें। हम बोलेंगे लो टेम्परेचर पे, है ना? लो टेम्परेचर पे क्या बोला था मैंने? इसका सिर्फ कौन एक्साइट होता है? ट्रांसलेशनल एक्साइट होता है बस इसका। तो लो पे। F3 होएगा। हाँ जी। तो इसका भी जो मॉलिक्यूल है, कितनी एनर्जी रखेगा इसके पास? 3/2 KT। और वो ट्रांसलेशन के रूप में होगी सिर्फ। अब अगर रूम टेम्परेचर है, तो रोटेशनल भी एक्साइट हो जाएगी उसकी और 5 तो हो जाएगा। हाँ, गुड। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ये पढ़ाया हुआ है मैंने। एफ कितना? 5 हो जाएगा। हाँ तो जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? 5/2 बाय KT। 2 kT। मैं फास्ट कर रहा हूँ सर। और अगर भाई साहब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, दैट विल बी 7। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 7/2 kT। अब बताओ ये फॉर्मूला फिर आ गया पकड़ में, ये वाला? चलो यस इसको सर। इसको हाईलाइट करते हैं दोबारा। एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल है बेबी, मोल शोल नहीं है। F/2 kT। इसको अब इसको इकट्ठा कर लिया हमने। चलो जी। अब एवोगाड्रो नंबर, ये एक मॉलिक्यूल है, तो अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों अगर, तो एनर्जी ऑफ वन मोल, वन मोल मतलब एवोगाड्रो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो जी कितनी होगी? दिस विल सर बी द F/2 KT into Avogadro। वेरी गुड। अब मुझे बता Na इंटू के क्या, दैट इज इक्वल टू F/2। गैस कांस्टेंट। यस, वेरी गुड। इज गैस कांस्टेंट। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मोल ऑफ आइडियल गैस भी भूलना हमने, ठीक है? दैट इज इक्वल टू नाउ। तो तेजेंद्र ये हर फॉर्मूला याद होना चाहिए वाला, ठीक है? ओके सर। हाँ, जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो जो मैं तेजेंद्र के लिए बोल रहा हूँ वो आप सबके लिए ट्रू है। F/2 RT। बस। अब गैस में कितने, एक ही मोल होता है, ज्यादा हो सकते हैं? ज्यादा इससे हो सकते ज्यादा हैं? भी हो सकते ज्यादा, हैं। हाँ ज्यादा तो नॉर्मली कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने उसका सिंबल क्या रखा हुआ म्यू। है ना? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें स्किप करना पड़, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो एक मोल वाली इकट्ठी कर ले यहाँ पे। ये एक मोल याद रखो। चलो जी, कितनी है? F/2 RT। तो यहाँ लिख देते हैं यहीं पे। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फुल गैस, यही कर देते हैं। दैट विल बी म्यू, है ना? इनटू व्हाट? F/2 RT। F/2 RT। डन है। हाँ जी। चलो इस फॉर्मूले याद रखो, अगले पेज पे लिखेंगे हम। तो वी कम टू द न्यू पेज। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस having mu number of moles is F/2 मुझे mu RT। इसी एनर्जी को फिर हम उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बोल देंगे, ठीक है जी? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती आइडियल गैस के। तो दिस इज आल्सो व्हाट? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस।
तो जिसका हम सिंबल, क्योंकि सारी बुक्स में यू यूज किया हुआ है, तो यू ही लिखेंगे हम। तो जो एनर्जी ऑफ गैस हमने निकाली है वो बेसिकली कौन है? इंटरनल एनर्जी। तो इसको प्रोमिनेंट वे में स्टार म्यू एफ बाय 2 म्यू आर टी। ये मैं कभी भी तेजिंदर पूछ सकता हूँ, पता होना चाहिए हर वक्त, फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। जैसे मैंने सुबह पूछा था ना कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आज तो मैं नहीं याद था, कोई इशू नहीं है, लेकिन आज के बाद ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। मतलब इसके बिना थर्मोडायनेमिक्स करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर कोई गैस है जिसमें म्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और गैस का टेम्परेचर टी है, तो फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए गिवन आइडियल गैस, it is it only depends upon, yes, its temperature. Okay, so if temperature changes by amount dt, then change in internal energy will be how much? DU। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको? internal energy du will be written as what? F by 2 म्यू RT mu r dt, DT। है ना? ये हाँ भी जी। उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा वैसे एक्चुअली वी डील विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अलग तो है ही नहीं, उसी का भाई है। अच्छा, कई बार होगा कि दैट इज टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हम करें temperature changes from, if the temperature of changes gas changes from T1 to T2 and its internal energy changes from U1 to U2, then change in internal energy will be equal to, तो ये ना मतलब कोई नई बातें नहीं बता रहा मैं, एक ही बात की काम खींची जा रहा हूँ, कोई कभी सिंबल कुछ यूज करेंगे, कभी कुछ यूज करेंगे। ये टोटल चेंज इन एनर्जी, ये इसी की भाई है, इसी का बहन है, राइट? चलो जी, तो मेरा मानना है कि तुम्हें फॉर्मूला भी याद है। ओके, ठीक है। यस, few things. Important points. Work is a path function. अभी लिखो, मैं बता रहा हूँ क्या मतलब। Between two states, there can be infinite number of processes, and work depends upon path, अभी तो लिखी जा फटाफट, followed by process। ओ, क्या मतलब है इसका? लेट मी टेल यू। तो इस पे तेजिंदर कुछ हल्का सा भी शक पड़े ना, पूछना है। दीज आर द कोर थिंग्स, चाहे मैं कह रहा हूँ ना कि स्कूल के हिसाब से नहीं है ये, बस कट सिलेबस करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हाईएस्ट लेवल ये, जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए ये पॉइंट्स जरूरी है, होते कॉन्सेप्ट ये। तो ये पॉइंट वन है, कोई पॉइंट टू है। पहले तो मुझे बताइए पीवी स्पेस में पॉइंट वन एंड पॉइंट टू क्या बता रहे हैं, है ना? पॉइंट वन एंड पॉइंट टू में, एक सेकंड, पॉइंटर मेरा आज कुछ और कर रहा है। सर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बता हाँ रहे हैं। बिल्कुल, उसमें प्राइमरली ये स्टेट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बोल? प्राइमरी स्टेट। हाँ नहीं, प्राइमरी स्टेट नहीं, मतलब प्राइमरली मतलब मेनली ये उस सिस्टम की क्या बता रहे हैं? स्टेट। यानी सिस्टम है कौन? ये हमारे पास सिस्टम है ना? हाँ जी।
हम बात तो किसी गैस की कर रहे हैं ना, तो पीवी डायग्राम एक तरीका है विजुअलाइज करने का कि ये P1 होना चाहिए तो इसकी इस वक्त प्रेशर भी होगा और कौन होगा, वॉल्यूम भी, है ना। तो अगर हम इसको इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, कहाँ ले आए अब, P2 और V2 को, तो बेसिकली इसको हम स्टेट बोलते हैं, ये स्टेट 1 है ना, यस सर। और ये कौन है, स्टेट 2। चलो, तो ये तो पीवी डायग्राम में ये स्टेट्स बताते हैं। अब हम कहते हैं स्टेट 1 to 2 जाने के, जो मैंने लाइन बोली है, ये समझ आ रही है, एक ही रास्ता है या बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है, सर वैसे तो बहुत रास्ते हैं। बहुत है, इनफाइनाइट है बेटा, तभी अगर रास्ता चेंज होगा, अगर पाथ चेंज होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा बोलो, वर्क डन भी चेंज होगा, हर पाथ पे डिपेंड करेगा कितना क्योंकि लंबा। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम विल चेंज, डिग्रीज और हैंस, डिग्री। हाँ, तो हैंस दिस इज व्हाट वर्क इज ए, पाथ फंक्शन। ओके, ये भी समझ आ गया पूरा, इस सारी लाइन। यस सर। ओके, अच्छा, अब बता, एक चीज और नोट करनी है कि अगर हमें कोई स्टेट पता हो ना, P1 V1 पता हो, तो व्हाट डू वी से कि हमें टेम्परेचर भी पता है उसका, क्यों, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन को क्रैक करने, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन क्रैक करने का। टी कितना है, पीवी अपॉन म्यू आर। तो डायग्राम में हमें क्या मिला होता है, पी मिला होता है, इफ पी एंड वी, कोई चक्कर नहीं, तेरे पीछे छोटी मोटी डिवाइस है, नो प्रॉब्लम, तू सीमलेसली, तेरी मुझे बड़ी हेल्प है, लेक्चर की क्वालिटी बड़ी होती है, तू पढ़ रहा है साथ में। इफ पी एंड वी आर नोन, देन फॉर ए गिवन मास म्यू तो पता ही होगा, टी इज, बोलो जी, ऑल्सो नोन। ये बस नहीं बात कि पी पता होगा, वी पता होगा, तो टी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस देता कि अगर मुझे स्टेट 1 पता है, ये वाली, ये स्टेट 1 पता है, तो कहने को मुझे इसका क्या पता है, प्रेशर डायग्राम से, और क्या पता है मुझे इसका वॉल्यूम, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है मुझे इसका टेम्परेचर भी, यस, बता। पता है। इसी तरह स्टेट 2 पे क्या क्या पता होगा मुझे, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, एंड इस वजह से मुझे उसका टेम्परेचर भी पता होगा। होगा। ओके, नो, राइट। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है, तेजिंदर, मुझे तो अगर पॉइंट स्टेट 1 पता है मुझे, तो यहाँ की इंटरनल एनर्जी पता होगी, स्टेट 2 पता यस। है तो यहाँ की इंटरनल एनर्जी भी पता होगी। U1 विल बी हाउ मच, बताओ जी, इट विल बी F/2 म्यू आर टी। T1, U2, F/2 म्यू आर T2। T2, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वी गो फ्रॉम 1 to 2, U2 minus U1, तूने बस इतना बताना है कि ये 1 to 2 जाने के बहुत सारे पाथ पॉसिबल है, ये पाथ, ये पाथ, बहुत सारे पाथ, तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड कर रहा है या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, सर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, क्योंकि ये से मोल्स एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। यस, और टेम्परेचर कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है। है ना, स्टेट पे टेम्परेचर स्टेट, वेरी गुड, देखो फिर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी
हाँ जी, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन yes initial and come on फाइनल स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी खुद भी स्टेट फंक्शन हुआ, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन and internal energy is also a state function। थोड़ी देर में आएगा कि हीट, जो मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है, is a like work path function। ये मैंने समझाया नहीं अभी, फर्स्ट लॉ समझाऊंगा तो ये आपको क्लियर करूंगा। हीट भी पाथ पे डिपेंड करेगी, राइट, क्लियर। ओके सर, क्लियर। तो हम आगे चल रहे हैं यहाँ से, वी जस्ट हैव अ अब ना हम फर्स्ट लॉ पे आने लगे हैं। फर्स्ट लॉ पे आने से पहले ना मैं एक, चलो फर्स्ट लॉ का हेडिंग लिख ही देते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applied to ideal thermodynamic processes। आइडियल बोले तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक की बात हुई थी लास्ट क्लास में, प्रोसेस नो सर, क्वाड्रिस्टेटिक की नहीं हुई थी। नहीं, रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस की बात, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वेरी स्लो स्लो, कोई ऐसी बात नहीं नो सर। हुई। चलो विल टॉक, वेल बेसिकली फिलहाल तुम किसकी बात कर लोगे, आइडियल प्रोसेस। तो अब किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ना अंदर तीन तरह की एनर्जी प्ले करती हैं अगर वो आइडियल है तो। आइडियल नहीं है तो फ्रिक्शन हो सकती है, कुछ और भी पंगे पड़ सकते हैं, लेकिन आइडियल है क्या मैं और बात करूंगा अभी। ये सिस्टम ऑफ गैस है, इसके अंदर प्रेशर पी है, तो एक्चुअली सराउंडिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग्स इस केस में हम एटमॉस्फेयर मान लो, ना मानो एटमॉस्फेयर, कुछ भी नहीं है, सराउंडिंग है, किसकी है, किसकी वजह से है, डोंट माइंड। तो यहाँ भी जो सराउंडिंग्स है इनका भी प्रेशर है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बोले कि ये स्टेट अभी इक्विलिब्रियम में है और पिस्टन अभी रेस्ट पे है, राइट, तो सराउंडिंग का प्रेशर और गैस इस वक्त इक्विलिब्रियम में, ओके। तो फिर लेट मी टेल यू, बात कर ही लेते हैं पहले हम, वो फर्स्ट लॉ करवाने का फायदा नहीं होना पूरा पूरा। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब इनफाइनाइटली स्लो, such that
pressure difference between system and surroundings at any instant is very small. In a reversible process, each state met in one direction. ये स्कूल के हिसाब से नहीं समझाने वाली हुआ. Each state met in one direction of process is also realized in process in opposite direction. ये मैं elaborate कर रहा हूँ. There are no losses due to friction or other dissipative forces. Acceleration of piston is 0. ये लिख लो फिर मैं समझा रहा हूँ. ये दोनों एक ही सिस्टम है. पहले P1 V1 स्टेट पे थे और कहाँ पहुंच गए अब P2 V2 स्टेट पे. तो लेट मी शो हियर. सर सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? ये वाला ये नहीं, इसके ये वाला ऊपर ये वाला. डिसिपेटिव. ओके सर. ये दो स्टेट्स हैं. तो मान लो हम ये प्रोसेस ले गए यहाँ पर. तो तेजिंदर मुझे बता, इस प्रोसेस के दौरान ये डायरेक्ट स्टेट 1 टू स्टेट 2 पहुंच गया होगा या रास्ते में और स्टेट्स भी आई होंगी? सर रास्ते में और स्टेट्स भी आई होंगी. आई होंगी ना. कितनी? सर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट स्टेट्स है ना. अच्छा मुझे बता, अगर मैं यहाँ से यहाँ बड़ा फास्ट चला जाऊं, तो जो रास्ते में स्टेट्स आई हैं उनकी मुझे नॉलेज होगी या? सर बहुत कम नॉलेज होगी क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओगे. पहुंच गए है ना, कोई नॉलेज ही नहीं हो पाएगी है ना. और हाँ है जी. भी कितनी? इनफाइनाइट. तो मुझे अगर रास्ते में हर स्टेट को काउंट करते हुए जाना है समहाउ, ठीक है, तो मुझे यहां से वहां कितनी कैसे जाना चाहिए? वेरी स्लोली. स्लो. और मजेदार बात पता है क्या है कि अगर मुझे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है और फिर उसी स्टेट से वापस आना है, तो अगर वापस आ रहा है तो मुझे उन स्टेट्स की नॉलेज होगी तभी मैं उनको रियलाइज कर पाऊंगा, वरना मैं रियलाइज नहीं कर पाओगे. तो रिवर्सिबल प्रोसेस इन प्रैक्टिकल शुड बी व्हाट? वेरी स्लो. हाँ, वेरी में इनफाइनाइटेसिमली. तो ठीक है. यस सर. तो ये तो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस. क्योंकि मैंने बात कहाँ से चली थी, हमें करना ही इसमें था फर्स्ट लॉ समझना है.
तो चलो अब क्योंकि तुम्हें रिवर्सिबल प्रोसेस पता है तो वी कैन टॉक अबाउट कि फर्स्ट लॉ किस एनर्जी की बात करता है, कौन सी एनर्जी की कंजर्वेशन की करता है। जस्ट हैव अ पानी वानी पी लो, साथ में चाय पी लो, चाय पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो बेशक, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट लॉ डील्स विद हीट change in internal energy and work done by gas और on gas। जब मैंने यहाँ वर्क डन करा ना तो इसको भी समझना है, वर्क डन बाय गैस on surroundings implies that gas expands and loses some of its energy to surroundings। ये मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। वर्क डन बाय सराउंडिंग्स implies that gas contracts मतलब gas is compressed and gas receives energy from surroundings। ये तेजिंदर अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताना, अपने आप क्लियर हो रहा है ये बात तुम्हें, या तुम्हें क्या लगा, क्या बोला मैंने अभी तक, क्या इसका मीनिंग हो सकता है? हाँ भी तेजिंदर, यस सर। मैं जो मैंने लिखा अभी तक इसका कोई मीनिंग समझ आया तुम्हें? कि सर वर्क डन बाय गैस होता है जबकि अगर कोई गैस एक्सपैंड करती है और उसकी कुछ एनर्जी वो सराउंडिंग्स को दे देती है, हाँ बट ये अगर कैसे ऊपर करेंगे तो गैस के हम अंदर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे हाँ वर्क डन। ये मैं नहीं समझ आया तुम्हें, क्या मीनिंग है इसका? एक्चुअली गैस जब एक्सपैंड होगी ना ये, हाँ जी। तो सराउंडिंग भी इसको अपोज कर रही है, सराउंडिंग का प्रेशर होता है ना, तो उस ये ऑपोजिशन के अगेंस्ट जाने के लिए इसकी ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज, क्योंकि गैस को वर्क करना पड़ गया। गॉट इट? यस सर, इस लूज एनर्जी लूज करेगा जब इसे पिस्टन को ऊपर भेजना होगा। हाँ इट इज लाइक कि ये कोई ब्लॉक है, कोई मैन है, मैन के पास भी इंटरनल एनर्जी है, उसके अंदर एनर्जी है, ये इसको धकेलता है, इसको यहाँ तक गया लेके डिस्टेंस तक, है ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, स्पीड आ गई। मैं पूछूं कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी इसके पास? जो मैं मैन ने वर्क डन किया। हाँ जी। अब मैन ने जो वर्क डन किया तो मैन की जो इंटरनल एनर्जी है वो उतनी रहेगी या डिक्रीज होगी होगी? डिक्रीज हो गई होगी क्योंकि कुछ उसकी एनर्जी उसने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे दी। थक जाएगा ना आदमी, थक गया जी बड़ा वो, है ना, हाँ जी। तो एनर्जी लूज करी, तो इसीलिए तो यहाँ पे गैस जो टेंट लूजेस इट्स एनर्जी। ये बातें क्लियर है दोनों? यस सर। ओके। अच्छा, और उसके अलावा सिस्टम के साथ कौन कौन सी एनर्जी की बात होती है? अगर हम क्या क्या पॉसिबल है, सिस्टम को हीट दे दे, या सिस्टम से हीट ले ले। ले लें, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, या इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज हो गई। इन तीनों को इधर वर्क डन हुआ है, तो फर्स्ट लॉ इन तीनों से को जोड़ने को, इनकी कंजर्वेशन को, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने वाला है, जो हम अगले पेज पे कर रहे हैं।
तो वेरी सिंपल फिजिक्स में कहता जी, फिजिक्स वाले पता है आपको सारा पॉजिटिव लेते हैं, और साइन कन्वेंशन बता दी थी मैंने पिछली बार। ऑफ हीट और वर्क की। तो साइन कन्वेंशंस हाँ बता दिए। हाँ बता देंगे। अच्छा, कहता मान लो हमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी सिस्टम को, और ये एक्सपैंड भी हुआ, जिस वजह से इसने डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर दिया सराउंडिंग्स के ऊपर, और मान लो इसका टेम्परेचर डी टी अमाउंट से इंक्रीज हुआ, इस वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी भी डी यू अमाउंट से इंक्रीज हुई। कहता डी क्यू इज हीट गिवन टू सिस्टम, du is increase in internal energy of system, and dw is work done by system on surroundings. तो then कहता sum of heat is used up in increasing internal energy, and rest of heat is used in doing work on surroundings. So dq is equal to what? du plus dw. Is it clear, Tejinder? यस सर। Okay, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की सिंपल सी एग्जांपल कर सकते हैं, और तुम्हें याद होना चाहिए कि कंप्रेशन, अगर अगर एक्सपेंशन हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर कंप्रेशन हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो लेट अस डू हियर एग्जांपल, हम ऐसे कर ले। आई वांटेड टू हैव अ सिंपल एग्जांपल, मैं सिंपल पहले अपने आप ही बनाता हूँ। लेट अस डू, मैं अपनी एग्जांपल बनाता हूँ पहले आपके छोटी। कहता 50 कैलोरी heat is given to system, and अब ध्यान से जो पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा, सिस्टम डूज 80 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग्स, राइट? तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? डिनर करो और बताओ। सर 0। वो 80 है, दूसरा वाला 50 नहीं है। हाँ जी, अच्छा वो 80 है नीचे। हाँ,
सर +30 जूल्स। ध्यान से रहा, मैं हाँ तुम्हें जी, बताता हूँ, एक्सपैंड हुआ ना? हाँ जी, +30 जूल्स होगा। कैसे प्लस कैसे? सर क्योंकि जो हीट आ रही है वो गिवन टू सिस्टम है। तो तो डी सर डी हीट क्यू कितना हुआ? डी क्यू कितना हुआ? +50। हाँ जी, डी डब्ल्यू कितना है? +80। +80। प्लस क्यों? प्लस क्योंकि सर एक्सपैंड होगा ये। है ना? हाँ कौन जी, सा वाला किया है? तो फिर डी यू कितना हुआ देखो? सर +50 +80 एक। प्लस नहीं है ना, तू केमिस्ट्री तो नहीं यूज करी जा रहा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है। केमिस्ट्री से मिक्स मत कर इसको। कितना आया? डी क्यू कितना है? 50। सर डी क्यू है 50 -30। तो क्या मतलब है इसका? इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हुई है? -30 कैलोरीज। यानी कि वो क्या हुई डिग्री है? डिक्रीज। डिग्रीज बाय व्हाट? बाय 30 कैलोरीज। क्लियर है? हाँ जी, तो अब ना तू ये लेक्चर को रिवाइज कर लेगा जब, तो अब जो वीडियो लेक्चर्स है ना थर्मोडायनेमिक्स के, हाँ जी। वन ऑनवर्ड पूरे समझ आ जाएंगे। उसमें बात हुई है प्रोसेसेस की। कितने प्रोसेस पॉसिबल है? सर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, एंड आइसोकोरिक जिसमें। इनफाइनाइट प्रोसेसेस पॉसिबल है। ओके सर। हाँ जी, है हाँ ना? जी। वो चार तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से? सर आइसोथर्मल, हम्म आइसोबारिक, बिल्कुल। एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। आइसोबैरिक। राइट, हाँ आइसोबैरिक। हाँ जी। चलो वो तो हम करेंगे। इससे हाँ, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले हमें 5-10 मिनट और ब्रेक चाहिए तुम्हें, 1 मिनट की? नो सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अभी करने लगे हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मैंने अभी तक डिफाइन करी है कहीं पे? यस सर, आपने लास्ट क्लास में बताया था कि एक सब्सटेंस के यूनिट मास की यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगती है। हाँ, तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी करी होगी हमने तो। यस सर। दिस वाज मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना? तो ये पर मोल है। तो तो डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? म्यू सी डी टी। अगर हमारे पास, क्या मतलब है, कोई गैस है, कोई सब्सटेंस है जिसके म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसको हम हीट दें और उसका टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए डी टी अमाउंट से, देन डी क्यू इज म्यू सी डी टी, राइट? ये मोलर, यस। here C is molar specific heat. अब हम करने जा रहे हैं CV एंड CP। CV किसका नाम है? इट इज, पीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो dV कितना होगा? 0। वर्क डन विल आल्सो भी 0। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर हम dQ हीट देंगे, उसका टेम्परेचर dt इंक्रीज हुआ, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगी? इंक्रीज। लेट यस। dq, अब हमें पता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, है ना? फर्स्ट लॉ। तो लेट dq v, पैरों में v क्या लिख रहा हूं मैं? सर कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, hence what will be cv? cv is heat given at constant volume, है ना, per unit हाँ। change in temperature. Okay, so what will be dqv? That will be mu cv dt. Now what will be du? तुम्हें भी याद नहीं आएगा, मैं याद कराता हूँ क्या था।
F by 2 to mu r dt. dt है ना. What is GW here? 0. G is 0. तो यहाँ लगा दो इसको. इन तीनों को कहाँ पुट कर दें? dq equal to du plus dw. हाँ, तो क्या आएगा? dqv is equal to du. यहाँ mu cv dt is equal to what? F by 2 mu r dt. तो cv is equal to how much? f by 2 r. Yes. एक्चुअली cv और cp को प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहते हैं. तू मुझे बता इसमें क्या खासियत है? cv के पीछे पता क्यों पड़े होते हैं? ये वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई नहीं गैस के मॉलिक्यूल की. Okay sir. क्यों भला? गैस के मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसकी खास प्रॉपर्टी है. और हाँ जी आर क्या सर. है? गैस कांस्टेंट. तू अब ये बता अगर मोनो गैस हुई, मोनो के लिए F इज हाउ मच? 3. सबने कहना cv कितना होता है उसका? 3 by 2 r. 3/2. करेक्ट. डाया हुआ Yes. उसके अकॉर्डिंगली. अगर डायटोमिक हुआ 3 केस बनेंगे, एक 3 वाला, एक 5 वाला और एक 7 वाला. 7. इसके लिए क्या हो जाएगी? 3 by 2 r. 3/2. इसके लिए 5 by 2 rt. 5/2r. और t कहाँ से आ गया? तब आएगा. 7 by 2 r. हाँ जल्दी जल्दी कर बोलिए यार. 10/2r. ठीक है. तो Yes. ये हाँ अब ना यहाँ पे नॉन इंट्यूटिव बात जो मैंने समझानी है, याद करनी है तुम्हें. CV कितना आ गया? F by 2r. अच्छा du कितना होता है? देख के बता कितना. F by 2 mu rt mu r dt. dt. ठीक है ना. हाँ जी. तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ म्यू, इसको F by 2r इंटू वट? dt. तो F by 2r क्या चीज है? f by 2 r cv. ओह. तो du कितना हुआ? mu into cv into dt. अब यहाँ पे आराम से आंसर देना. जो du है वो प्रोसेस की नेचर पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है. No sir. वो सीधा टेम्परेचर मोल्स एंड उसके स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ऑल प्रोसेसेस स्टेट फंक्शन. बिटवीन टू स्टेट्स के लिए यही फार्मूला रहता है ना. हाँ जी. तो अच्छा तो F by 2r को हमने क्या लिख दिया? CV है ना. हाँ चाहे जी. यहाँ CV लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तभी लगेगा. ऑल प्रोसेस के लिए फॉर dt टेम्परेचर चेंज फार्मूला सेम है. सेम लगेगा. समझ लगी बात की? यस सर. हाँ वो CV आने से कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर यहाँ लिखा तो CV हुआ है. भाई हमने CV नहीं लिखा, वो बाई चांस CV बन गया. हमने तो ये लिखा था क्या? du is equal to F by 2r dt है ना. हाँ तो कहता अगर चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोकॉरिक हो, तो अगर टेम्परेचर, चलो इसमें तो टेम्परेचर चेंज होना नहीं, मान लो आइसोबारिक में dt टेम्परेचर चेंज हुआ है. ओहो. मान लो आइसोबारिक में टेम्परेचर dt चेंज हुआ है सिर्फ. हाँ. और एडियाबैटिक में भी dt से चेंज हुआ है. राइट. कहता यस सर. है चेंज इन इंटरनल दोनों केसेस में क्या होएगा? mu cv dt. ठीक है. हाँ जी. चलो ये इट इज द वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इसको नए जगह पे ऑलवेज. अच्छा उधर वर्क डन को हम पीडी भी लिखते हैं. अब हम बात करते हैं एंड बात करते हैं सीपी की.
ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर तुम अगले लेक्चर देख पाओगे आप लोग। Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure. pressure. So that will be defined as 1 by mu, heat given at what? Constant pressure. Pressure. Okay. प्रेशर हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है, वर्क डन भी हुआ, मान लो टेम्परेचर चेंज dt हुआ तो नहीं। तो इस केस में dw pdv है ना, तो pv क्या होता है? म्यू RT। Yes sir. ये कहाँ से आया? Ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, इसको इसका डेल्टा करना है यार। ये समझा क्या क्या मैंने? डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट, Yes. ये ये Derivative of left and derivative of right. ये कांस्टेंट, इसलिए नहीं है ये डेरिवेटिव में। अब ना ये दो चीजें हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, p एज इट इज dv। तो ये भी फ्यूचर में बहुत यूज हुआ करेगी। अभी इस केस में इसका स्पेशल केस बनने वाला है। हियर हमारे क्वेश्चन में प्रेशर क्या है बोलो? Constant. उस वजह से dp कितना आएगा? VDP 0 हो जाएगा. हाँ, लेकिन ये ऑलवेज है, ये जनरल केस है, ठीक है? तो Okay sir. dp 0 होने से क्या आएगा? PdV equals to mu r dt. अच्छा, लेकिन pdv क्या चीज है? वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ गया? म्यू आर dt. ये हमेशा होगा या आइसोबारिक प्रोसेस है इसलिए हुआ है? So ये आइसोबारिक है इसीलिए हुआ है हाँ, क्योंकि ये वरना तो वो फॉर्मूला लंबा चौड़ा कुछ और हो जाता है ना। हाँ जी. अच्छा, तो अब ना फर्स्ट लॉ दोबारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dq इज इक्वल टू du Plus dw. w। कि भाई साहब du तो हमें हमेशा पता है, कहता है जो मर्जी करो क्या होगा, म्यू cv dt, है ना। अब बोलेंगे इन आइसोबारिक प्रोसेस, मैंने पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये तो ऑलवेज है। इन आइसोबारिक प्रोसेस dq की जगह पे क्या आ जाएगा? dqp, which will be mu cp dt, Yes sir. and dw will be how much? That will be PD कितना P कितना आया था? dw PdV equals to mu r dt. म्यू dt आया था ना। हाँ जी. pdv तो मैंने वैसे लिख दिया जानबूझ के कि हमें अब क्या लगाने के लायक हो गए हम? फर्स्ट लॉ में सारों को भर देंगे, भरो। dqp is equal to du plus dw, which means mu cp dt is equal to mu mu cv dt plus mu r। dt. तो क्या आया? cp is CV equal to, plus R. ये पहले से आता फॉर्मूला? नहीं है, अभी अभी डिराइव किया. इससे पहले केमिस्ट्री में नहीं किया हुआ? ये केमिस्ट्री में नहीं. तूने नहीं किया होगा, कराया तो होता नहीं। तो अब cp cv by r, तो अब हमें पता है कि ना cv कितना होता है?
CV होता है F/2R, हाँ जी। तो CP कितना हो गया फिर? F/2R F/2R प्लस R, हाँ, तो F/2 प्लस 1 इंटू R एक ये फार्मूला CP का, एक ये। तो ये भी एक थोड़ा फंडामेंटल टाइप हो गया नहीं होगा CP भी? किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम पे, है ना? हाँ जी। तो इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। किसको? CP को एंड CV वैसे गैस की कितनी स्पेसिफिक हीट पॉसिबल है? सर CP एंड CV हम्म। इनफाइनाइट। हम्म। क्यों? मैं भी बताता हूँ। अच्छा, अभी DQ क्या चीज है? DU प्लस DW। हाँ जी। तो दीज आर ऑल किलिंग पॉइंट्स जो क्वेश्चन को करने के लिए 1 to 2 जाना है अगर, तो वर्क डन ये इनफाइनाइट वेज है, पाथ पे डिपेंड कर रहा यस है। सर। ये तो कांस्टेंट है हम्म। बिटवीन टू स्टेट्स। DU is constant, but DW, yes, depends upon, come on, path, डिग्री ऑफ नेचर है ना? Depends upon path, डिपेंड्स अपॉन पाथ। क्योंकि जहां से पाथ, बोल समय आ गया, हाँ जी। एरिया पे डिपेंड करेगा ना। तो अगर हम्म, अगर DW पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो DQ भी किस पे डिपेंड करेगा? पाथ। क्यों भला? ये तो कांस्टेंट ही है। ये कांस्टेंट है बट प्लस ही दूसरे वाली वेरिएबल है, ये पाथ हाँ, पे डिपेंड करेगी। तो DQ भी हर, तो अगर मैं, सॉरी, सिर्फ ज्यादा ना लेके दो पाथ ही दूं, पाथ A और पाथ B, तो वर्क डन along 1A2 will not be equal to work done 1B2, but internal energy change 1A2 will be equal to 1B2 ना, बट उस चक्कर में हीट फ्रॉम व्हाट 1A2 will not be equal to, क्लियर हो गया? यस सर। इसलिए हीट मैंने पहले बोला था ना आपको, हीट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। अच्छा, अब सी का डेफिनेशन क्या डी। है ना? हाँ जी। तो अगर dt सेम भी रखे, दो पाथ के बीच में dt सेम होगा, तो हाँ dq लेकिन क्या आ रहा है? डिफरेंट आएगा। डिफरेंट। वो तो पाथ c पे हर बार, डिपेंड। है ना? हाँ जी। तो फॉर ए c ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नेचर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस। क्लियर? हाँ जी। तो वो मैं उस दिन, तभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए cv, कांस्टेंट प्रेशर के लिए cp। सोच के बताना आइसोथर्मल के लिए कितना होगा? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें जीरो डीटी कितना जीरो हो हो जाएगा? जाएगा। जीरो। हाँ जी। तो c कितना हो जाएगा बोलो? इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है। हाँ जी। तो नाउ वी आर रेडी टू, अब तुम वो पूरे लेक्चर वन, इसको इसके नोट्स बना के ना पहले, हम्म, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताए थे आज बड़े फाइनेस्ट पॉइंट्स हुए हैं बीच में, है ना ध्यान? हाँ जी सर। उन फाइन पॉइंट्स का पहले नोट्स बना के, फिर ओके तुम्हें सर। जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर वन देखना। ओके, मतलब आज से मैं थर्मोडायनेमिक्स का वो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दूं इन सब हाँ, के इसके बाद। बाद देखिए, इसके नोट्स बनाने के बाद।
ओके सर। है ना, नोट्स बनाएगा, इम्बाइब कर इसको पहले, ये डी यू म्यू सी वी डी टी होता है जी, वहाँ हाँ सोचना जी। पड़े। हाँ तो फिर उसके स्टार्ट कर दे, और कम से कम भी आज क्या तेरी बिजनेस है? यस सर। आज मतलब क्या कर पाएगा तू? एक तो इसको करेगा भाई, हाँ जी। एटलीस्ट मतलब एक लेक्चर और दे। प्रोसेसेस वाइज है वहाँ पे ना, लेक्चर लेक्चर छोटे छोटे है ना, वो ब्रेक हुए हुए एक्चुअली। यस सर, वो 20-20 मिनट्स का ही है। हाँ तो लेकिन वो आइसोथर्मल प्रोसेस पूरा देख लेना आज कम से कम, ओके सर। है ना। एक 4 प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो एक मतलब 1 आवर कंप्लीट कर लेना, मतलब एडियाबैटिक हो सके तो कंप्लीट कर ले, आइसोथर्मल एडियाबैटिक आज खत्म कर दो। ओके सर। चल ठीक है फिर, तो केटीजी का टेस्ट परसों, ओके सर। इट विल बी ये बेसिक टेस्ट, जो कॉपी पढ़ोगे उसमें से सारा हो जाना चाहिए। ओके सर। चलो ठीक ओके, बाय सर। है, बाय बाय।